इन सभी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर एमिल फिशर ने ग्लूकोज की ये ओपन चेन स्ट्रक्चर दी। देखो, ग्लूकोज की ये ओपन चेन स्ट्रक्चर दी एमिल फिशर ने। डिफरेंट रिएक्शंस कराई उन्होंने, जिससे ओरिएंटेशन फाइंड किया, और फाइनल स्ट्रक्चर ये थी ग्लूकोज की जो एमिल फिशर ने दी थी। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, कार्बन पर एच राइट में, ओ एच इस तरह से राइट लेफ्ट वगैरह, तो ये ऐसे ही नहीं लिखे गए। इनके लिए बहुत एक्सपेरिमेंट किए एमिल फिशर ने, और उनके लिए उनको अवार्ड भी मिला था। आपको बता देता हूँ, नोबेल अवार्ड मिला था उनको इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर या ओरिएंटेशन फाइंड करने के लिए। इसका नाम देखो अब आप, ये एमिल फिशर ने जो स्ट्रक्चर दी वो है कैपिटल डी। डी किस लिए लिखा बोलो? क्योंकि ये जो है ना ग्लिसरॉल डिहाइड के जैसा कॉन्फ़िगरेशन रेस्पेक्टिव। प्लस साइन क्यों? क्योंकि ये पीपीएल को, प्लेनो पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ठीक है, कैपिटल डी प्लस, और फिर नाम था इसका ग्लूकोज। ये साहब स्ट्रक्चर दी ग्लूकोज की एमिल फिशर ने। और इस स्ट्रक्चर से आप इसकी सभी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो आप ध्यान से, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को हम इनसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमने एक लाइन बोली कि इसका रिडक्शन करा देते हैं एच आई के साथ। जब इसका रिडक्शन करा देंगे एच आई के संग, तो क्या बन जाएगा? एन एल्केन, एन हेक्सेन पर्टिकुलरली, क्योंकि आपको पता है कि वो कोरस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। सही है, बाकी वाटर बाहर। ठीक है। इसी तरह जैसे रिएक्शन कराई साहब आपने एच सी एन से, तो ये जो ग्रुप है ये HCN में रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि साइनोहाइड्रिन बनती है इस ग्रुप से। देखो इधर, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, बाकी इस तरह से। तो ये जो ग्रुप है क्या बना लेगा? साइनोहाइड्रिन O पे तो जुड़ जाएगा H, और CN इस पर, बाकी इसको रहने दो आप लोग साहब। इस तरह से साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो गया साहब। ठीक है साहब, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसी तरह से हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन कराई। देखो इधर, हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन कराई, ऑक्साइन बनते हैं। बोले हाँ साहब, एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि इसी ग्रुप की रिएक्शन है, एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन थी, और ये ऑक्साइन बनते हैं। देखो ऐसे ही। बोले साहब लो जी, ये ऑक्साइम बन गए इसी ग्रुप से। ध्यान से देखो, इस वाटर को बाहर कर देते हैं, ऐसे ऑक्साइम बन गए। इसी तरह से जब आपने ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराई, जब आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई? ब्रोमीन वाटर से, तो ये किसके अंदर बदल गया था? ग्लूकोनिक एसिड में। अब उस ग्लूकोनिक एसिड है उसका फॉर्मूला ये है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर मैंने बताया था ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओनली एंड ओनली किसको ऑक्सीडाइज करता है? एल्डिहाइड को। तो जो ग्लूकोनिक एसिड था उसका फॉर्मूला ये है, मैं आपको समझा देता हूँ। केवल इस एल्डिहाइड को बदल देना, और बाकी सभी कार्बनों को ऐसे ही रहने देना। लो, सी एच, ये कितने हो जाएंगे आपके पास में? CHOH, इसको मैं 4 लिख देता हूँ शॉर्ट में। और ये स्ट्रक्चर है एक्चुअल में किसकी? ग्लूकोनिक एसिड की। किसने किया? ब्रोमीन वाटर से। ब्रोमीन वाटर से ही कंफर्म हुआ था कि इसके अंदर क्या चीज है एक्चुअल में? एल्डिहाइड। ये नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड। अच्छा, अगली बात बताई कि जब आपने इसकी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराई, देखो, जब नेक्स्ट आपने इस ग्लूकोज की किससे रिएक्शन कराई? डाइल्यूट HNO3 से। तो क्या बना था डाइल्यूट HNO3 से? सैकेरिक एसिड, जो कि एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो एल्डिहाइड एज वेल एज प्राइमरी एल्कोहल। तो ये लास्ट में लिखा हुआ नहीं, प्राइमरी एल्कोहल, इन दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। तो सैकेरिक एसिड एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाला। ये है सैकेरिक एसिड, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया था। सैकेरिक एसिड। अब आपको फिर समझाऊं कि जो ग्लूकोनिक एसिड था ना उसको भी कर देता है, क्योंकि आपको पता है वो प्राइमरी एल को भी करता है। ये किस किस को ऑक्सीडाइज करता है? एल्डिहाइड एज वेल एज प्राइमरी एल्कोहल। यानी जो आपके पास में ग्लूकोनिक एसिड था उसकी रिएक्शन करा दे तब भी सैकेरिक एसिड ही बनता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज थी जिनके बेस पर इस स्ट्रक्चर से आप इन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। यानी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देती है एमिल फिशर की ये स्ट्रक्चर। लेकिन फिर भी इस स्ट्रक्चर में भी कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती वो। अब वो कौन कौन सी थी और उसके लिए क्या किया, वो मैं आपको समझाता हूँ। सुनो देख ध्यान से। पहले तो एक लाइन और समझा देता हूँ आपको। क्या लाइन समझा देता हूँ? देखो इधर ध्यान से। एक टर्म आती है एपीमर, पहले उसको सुन लो। एक टर्म होती है एपीमर्स, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर, इस ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन है। देखो सेकंड से ही देखो, ये भी कायरल है, ये भी कार्बन, ये भी है। जब बहुत से कायरल कार्बन हो और किसी एक कार्बन पर अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, तो उन स्टीरियोआइसोमर्स को क्या कहते हैं? एपीमर। जैसे देखो इधर ध्यान से, जैसे कि ये ग्लूकोज लिखी हुई है, इसी तरह से ये जो फोर्थ नंबर का कार्बन है ये वाला, ये फोर्थ नंबर, यहां से काउंट करना 1 से। इस फोर्थ नंबर पर जब ओरिएंटेशन बदल जाए, OH को मैं कर दूं लेफ्ट में, H को कर देता हूं राइट में, तो अब इसको कहते हैं आप क्या चीज? गैलेक्टोज, डी। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? ये भी डी फॉर्म में ही रहेगी, तो क्या बोलेंगे आप इसको? डी गैलेक्टोज।
ठीक है, तो क्या हुआ, ग्लूकोज और ये डिगैलेक्टोज एपीमर। ठीक है, और सुनो देख, और सुनिए ध्यान से, एपीमर की डेफिनेशन, सेकंड कार्बन पे ग्लूकोज को तो उसी फॉर्म में लिख दो जिस फॉर्म में थी, ये तो मैंने वही ग्लूकोज लिख दी। अभी सेकंड कार्बन को देखो, जब सेकंड कार्बन पर अरेंजमेंट में अंतर आ जाता है, एच और ओ एच चेंज कर देता हूं, समझ गए, तब इसको कहते हैं हम मेनोज। क्या कहते हैं इसको अब हम? मेनोज शुगर कहते हैं। तो मेनोज और ये ग्लूकोज भी आपस में क्या हुए, एपीमर। ठीक है, तो ये एपीमर एक टर्म आई थी, वो मैंने क्लियर कर दी। अब सुनो देख ध्यान से, इस ओपन चेन एप जो एमिल फिशर की ये ओपन चेन स्ट्रक्चर थी, इसकी कुछ लिमिटेशन है एक्चुअल में। वो क्या लिमिटेशन है वो समझा देता हूं। देखो, यदि इस स्ट्रक्चर में, अब आपने को लग रहा है एल्डिहाइड है, तो ये स्ट्रक्चर पहली लाइन जो कि एक एल्डिहाइड का करेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है, ये सिप्स रिएजेंट के संग टेस्ट नहीं देती, जिससे ये कहते हैं कि साहब फ्री एल्डिहाइड क्यों नहीं है, फिर इसमें जब है तो देना चाहिए। सिप्स रिएजेंट के संग नहीं देती। एक बहुत बढ़िया टेस्ट है जो कि कार्बोनिल कंपाउंडों के सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन में काम लिया जाता है। सोडियम बाई सल्फाइड से एडिशन प्रोडक्ट बनते हैं, अडेक्ट बनते हैं, उसके संग अडेक्ट नहीं बनाती। बोले साहब एल्डिहाइड ग्रुप है तो बनना चाहिए, नहीं बनाती। और बताता हूं, ब्रेडी रिएजेंट, ब्रेडी रिएजेंट समझते हो, बोर्स रिएजेंट भी कहते हैं, टेस्ट नहीं देती। और समझाता हूं, इसका जो पेंटा एसीटेट बना था, ग्लूकोज जो पेंटा एसीटेट था, अब समझो यदि पेंटा एसीटेट की बात करूं तो एक तो यहां से एक ये 5 OH ग्रुप है, उनसे बना लेता हूं। लेकिन जब पेंटा एसीटेट की आप रिएक्शन कराते हो हाइड्रोक्सिलामाइन से, किससे कराते हो, हाइड्रोक्सिलामाइन से, तो तब भी ये तो एल्डिहाइड तो ग्रुप फ्री होना चाहिए, फ्री होना चाहिए और ऑक्साइम बनना चाहिए। लेकिन इसका पेंटा एसीटेट ऑक्साइम नहीं बनाता। बोले क्यों नहीं बनाता, इसको तो ये स्ट्रक्चर तो एक्सप्लेन नहीं करती। और समझाता हूं खास बात, और देखो इसकी कुछ लिमिटेशंस देखो इस स्ट्रक्चर की, देखा जाए तो क्या किया इसका, देखो इधर ध्यान से, इसका कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनाया, इसको जितना मैक्सिमम डिजोल्व कर सकते हैं उतना कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनाया ग्लूकोज का, और धीरे 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 इसका क्रिस्टलाइजेशन होने दिया। तो इसका क्या करा हमने, क्रिस्टलाइजेशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन बना के क्रिस्टलाइजेशन किया। तो क्रिस्टलाइजेशन करने पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ध्यान से सुनो, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक क्रिस्टल बना जिसका नाम भी दे रखा है, एक टाइप का क्रिस्टल बना, आप तो सुनो, उसका नाम दे दिया एल्फा क्रिस्टल। एल्फा क्रिस्टल, उस एल्फा क्रिस्टल का जब मेल्टिंग पॉइंट देखा गया तो उसको मेल्ट किया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट था 146 डिग्री सेंटीग्रेड। और खास बात सुनो उसकी, और खास बात सुनो, जब इस एल्फा क्रिस्टल का और इसका सॉल्यूशन बना लिया, एक्वा सॉल्यूशन, पोलेरोमीटर में डाला, डालते ही इसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन मालूम किया तो प्लस में 112 डिग्री मिला। टाइम के साथ धीरे 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 कम होता, वो प्लस में 52.7 डिग्री पर फिक्स हो गया। अब देखो कितनी अच्छी बात है। या क्या बात थी कि साहब इसका जब हमने इसके कंसंट्रेट सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन किया तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमको एक क्रिस्टल मिला, होगा उसका नाम दे दिया उन्होंने साहब एल्फा क्रिस्टल था। क्या मेल्टिंग पॉइंट था उसका, 146 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना था, स्पेसिफिक एंगल था प्लस में 112, जो टाइम के साथ कम होता 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 कितने पर आ गया, 52.7 डिग्री पर। यदि किसी कंपाउंड का एंगल ऑफ रोटेशन टाइम के साथ चेंज होता हो तो उनको, इस फिनोमिना को कहते हैं म्यूटा रोटेशन, यानी म्यूटा रोटेशन शो करती है। और सुनो देख ध्यान से, ये क्या किया इसका, और सुनिए ध्यान से, इसका हॉट सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, इसका हॉट सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड का मतलब जिसमें मैक्सिमम डिजोल्व हो, और फिर क्रिस्टलाइजेशन होने दिया तो नियरली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ध्यान से सुनो, 98 डिग्री सेंटीग्रेड है वैसे एग्जैक्ट वैल्यू, नियरली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक दूसरे तरीके का क्रिस्टल मिला, नाम दे दिया बीटा। उसका जब मेल्टिंग पॉइंट चेक किया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट था साहब इससे थोड़ा ज्यादा था, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका फिर वापस एंगल ऑफ रोटेशन मालूम किया बीटा क्रिस्टल का, एक्वा सॉल्यूशन बनाया, और तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन पोलेरोमीटर में डालते ही मिला था प्लस का 118, प्लस का 18.7 डिग्री मिला, जो कि टाइम के साथ साथ बढ़ता बढ़ता और कितने पर चला गया, 52.7 डिग्री पर, यानी म्यूटर रोटेशन हो गया बीटा क्रिस्टल ने भी। बोले साहब ये क्या खास बात है, बोले ये स्ट्रक्चर तो ग्लूकोज की इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करती। वापस, मैक्सिमम तो इसने एक्सप्लेन कर दी, जो मैंने रिएक्शन बताई थी सारी एक्सप्लेन कर दी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाई। जब ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो केमिस्टों ने इसकी स्ट्रक्चर एक सजेस्ट की, जिसको आप कहते हैं साइक्लिक हेमी एसिटल। अब पहले तो आप ध्यान से सुनो, उस हेमी एसिटल को याद करो, क्या था वो हेमी एसिटल, और कीटल याद करो जो एल्डिहाइड कीटोन में हम आपको पढ़ाते रहते हैं। ध्यान से सुनिए, जब कार्बोनिल कंपाउंड एक मॉलिक्यूल अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं, कितने से, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं, तो उस बनने वाले प्रोडक्ट को हेमी एसिटल, एल्डिहाइड है तो, या हेमी कीटल कहते हैं। तो केमिस्टों ने भी इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए इसकी हेमी एसिटल रिंग प्रपोज की, और उस हेमी एसिटल रिंग के अंदर ये जो कार्बन नंबर 5th नंबर का कार्बन है, इसका एच देखो, इस ये एल्डिहाइड है,
और ये एल्कोहल है, यहां से रिएक्शन हुई। यहां से जब रिएक्शन होगी तो देखो एक बार ध्यान से, एक नया कायरल सेंटर और बनेगा। ये H तो आपको पता है O पे जुड़ेगा यहाँ पर, और ये कार्बन, ये ऑक्सीजन जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पर। तो देखो मैं आपको फिर समझाता हूँ, पहले समझना। जब इस पर H ऐड होगा इस O पे, तो ये कायरल सेंटर में बदलेगा। फिर वही लाइन कि मैं इसके दो अरेंजमेंट लिख सकता हूँ, इस H को राइट में भी लिख सकता हूँ, लेफ्ट में। मैं पहले राइट में लिख के दिखाता हूँ, देखो। ये आपके पास में जो अरेंजमेंट था ना, ये मेनोज का था। ये एक्चुअल में ये ग्लूकोज थी आपके पास में, देखो ये ग्लूकोज थी, ठीक है। तो ऐसे देखिए, ये पांचवा कार्बन, ये वाला फिफ्थ नंबर का कार्बन, इस पे बनी था वो रिंग। ये ऑक्सीजन पे जुड़ेगा इसका O, और मैंने ऐसे बना दिया इसको, ठीक है। इसका नाम हो गया CH2OH। ठीक, अब फिर वापस सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनने वाली बात क्या है कि जब एक नया कायरल, पहले ये कायरल कार्बन नहीं था, एक नया कायरल कार्बन बना ये वाला, और इस पे भी अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मैं इसको लेफ्ट में भी लिख सकता था। तो ऐसे कार्बन को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन, एक बार फिर सुनो, पहले नहीं था, रिएक्शन में बना, जब हेमी बना तो ये जो एक कायरल कार्बन था किसमें बदल गया, कायरल कार्बन में। क्या नाम है उसका, एनोमेरिक कार्बन कहते हैं आप उसको, ये। ठीक है, अब इसका नाम क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनो। मैं लिखूंगा इसको, राइट हैंड साइड में होता है OH, तो कहते हैं आप इसको एल्फा। इस रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में क्या लिखूंगा, इसको कैपिटल D। ऑप्टिकली एक्टिव है, जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसलिए लिखूंगा प्लस, और नाम है इसका ग्लूकोज। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब कितने मेंबर रिंग हो गई, एक बार ध्यान से देखो इसको। ये एक 6 मेंबर रिंग हो गई, जिसके अंदर 5 तो आपके पास में कार्बन है, और एक आपके पास में ऑक्सीजन है। इसको पाइरेन कहते हैं, इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, पाइरेन। तो पाइरेन जैसी स्ट्रक्चर हो गई, तो इसको आप बोलेंगे पाइरेनोज स्ट्रक्चर, ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर नाम हुआ इसका। समझ गए, क्या नाम है, ग्लूकोपाइरेनोज एल्फा। तो मैं इसका नाम लिख रहा हूं, ग्लूको पाइरेनोज स्ट्रक्चर। समझ गए, एक। अच्छा बोले, इसी तरह से मैं बीटा भी लिख सकता हूं, देखो अब इसकी बीटा लिख रहा हूं यहीं पे, ध्यान से देखिए। अब आप ध्यान से समझो इसको, क्योंकि डाइसैकेराइड को यहीं से एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं इस एनोमेरिक कार्बन के इसको लेफ्ट में भी लिख सकता हूं, बाकी सबको ऐसे ही लिखा रहने देना। बाकी ओरिएंटेशन सेम रहेगा, बस नंबर फर्स्ट कार्बन पर अरेंजमेंट में अंतर आएगा, फंक्शनल ग्रुप जो जुड़े हुए हैं, या H या OH का। बाकी सेम लिखा रहने दो, वही फिफ्थ नंबर के कार्बन पर लो। बाकी सबको ऐसे ही जोड़े रखा। वही 6 मेंबर रिंग हो गई, जिसमें एक ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे अब आप इसको, बीटा। बीटा वही प्लस में है, ठीक है, प्लस है, डी है ये, देखो बीटा। पहले क्या लिखेंगे आप इसको, कैपिटल D, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। फिर क्या था साहब, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, प्लस लिखेंगे, क्या नाम है इसका, उसी तरह से ही, कौन सी, ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर, ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर। अब सुनो, ये तो साहब एमिल फिशर की स्ट्रक्चर थी, ओपन चेन। ये दो और लिख दी। अब सुनो बात ध्यान से, यहीं से सुनो। फिर साहब मालूम किया सॉल्यूशन में, तो पता लगा कि ये तो नियरली मिलती है, आपको बता दूं, 34%। ये जो मिलती है आपके पास में कितनी, 34% तो मिलती है ये अल्फा फॉर्म में, और नियरली 66% मिलती है ये। तो ये जो ओपन चेन है, ये तो बिल्कुल ट्रेसेस में मिलती है। यानी इक्विलिब्रियम में, ध्यान से देखो, ये 3 स्ट्रक्चर होती हैं जो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में। तो ये तो बना रही थी, आपको बता देता हूं, अल्फा क्रिस्टल। क्या बना रही थी ये, अल्फा क्रिस्टल। एक तो ये क्रिस्टल था, और एक कौन सा था, ये बीटा क्रिस्टल। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कितना लिखा है, 146 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका एंगल ऑफ रोटेशन इस फॉर्म में था तो कितना था, प्लस का 112। और जब ये इस फॉर्म में था तो कितना था इसका, प्लस के अंदर 18.7। और जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट इसमें आ जाता है, तो एंगल ऑफ रोटेशन हो जाता है 52.7 डिग्री। तो वो सारी बात आपको एक्सप्लेन हो गई इससे। दूसरी बात और समझाऊं, इस स्ट्रक्चर को हावर्थ प्रोजेक्शन में भी लिखा जाता है। हावर्थ प्रोजेक्शन में कैसे लिखते हैं वो समझा दूं, देखो इधर। हावर्थ प्रोजेक्शन में, हावर्थ प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन के अंदर जो राइट हैंड साइड में ग्रुप लगे हुए हैं, राइट हैंड साइड में, उसको डाउनवर्ड दिखाया जाता है। उसको कैसे दिखाया जाता है, डाउन। ठीक है, तो देखो अब आप ध्यान से देखो इस हावर्थ प्रोजेक्शन को, यहां बना के दिखाता हूं, देखो। ये तो साहब ऑक्सीजन,
और ये 5 है कार्बन, यानी कुल मिलाकर 6 मेंबर्ड ये रिंग है। ठीक है, इस कार्बन की बात कर रहा हूं, वन की। इस वन कार्बन पर OH कैसा है, राइट हैंड साइड में। तो हावर्थ प्रोजेक्शन में राइट हैंड साइड को कैसे दिखाया जाता है, डाउनवर्ड। दूसरे पर भी OH कैसा है, राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड। ठीक है, थर्ड कार्बन पर H है, उसको डाउनवर्ड दिखाओ। ठीक है, फोर्थ कार्बन पर OH है, उसको भी डाउनवर्ड दिखाओ। फिफ्थ कार्बन पर, अब देखो ये रिंग के अंदर नहीं है, अब ये बाहर है। तो छोटे एटम को दिखाओ रिंग के अंदर, और बाहर वाले CH2OH को बाहर दिखाओ। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है ऐसे, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब ये है इसका हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखो, अब बताओ इस हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में पूछ लेते हैं कई बार, बताओ इस हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूले में या हेमिएसिटाइल रिंग में कितने OH ग्रुप हैं जो राइट हैंड साइड में है? बोले 3। देखो इधर ध्यान से, कितने हैं, 3 ऐसे। ठीक, तो ये अल्फा फॉर्म थी। अब जब मैं बीटा लिखता तो कोई अंतर नहीं लिखता, सुन लो। बीटा में केवल कहां पर अंतर आएगा, इस कार्बन फर्स्ट पे। तो ये तो साहब आपके पास में अल्फा फॉर्म है, हावर्थ प्रोजेक्शन। बीटा लिखता तो केवल यही सब चीज सेम रहेगी, बस फर्स्ट पे अंतर आ जाएगा। क्या लिखी जाएगी यहाँ, OH और ये H। लो जी साहब, ये आपके पास में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कंफर्म हुई। और अब इनसे आप बताएंगे। तो ग्लूकोज कोई पूछे, अब मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन बहुत बनते हैं। बोले साहब ये हेमी एसिटाइल रिंग में मिलती है मेनली, तो फिर HCN के संग क्यों रिएक्शन कर लेती है? तो आप बोलेंगे कि HCN क्या है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो जो ट्रेसेस में पड़ा हुआ है ना, बिल्कुल कम है, उसके संग भी टेस्ट दे देती है ये। यानी बहुत से जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है उनके संग स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियोफाइल है देखा जाए, या जो स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट है उनके संग ये रिएक्शन भी कर लेती है। जैसे HCN के संग ये था, थोड़ा था, फिर भी रिएक्शन कर लिया। और आपको बताऊं, देखो अब एक लाइन और देखना। तो जो ये रिड्यूसिंग शुगर आप एक्सप्लेन करते हो ना, केवल एल्डिहाइड कीटोन की लाइन बोलता, मैं ऐसे बोलता हूँ, एल्डिहाइड, एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, एंड हेमी एसिटाइल एंड हेमी कीटल। तो ये हेमी कीटल ही तो है, हेमी एसिटाइल ही तो है ये स्ट्रक्चर। ये भी टेस्ट देते हैं, इसलिए टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, उनके संग क्या देते हैं, ये टेस्ट देते हैं। अपना ध्यान रखना, आप हेमी एसिटाइल भी देते हैं, ठीक है, एल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी देते हैं, एल्डिहाइड देते ही हैं। इसलिए चाहिए ट्रेसेस में हो, और लेकिन इनकी वजह से कुछ स्ट्रक्चर आ जाते हैं, कुछ इसकी वजह से आते हैं, कुछ नहीं दे पाते। जैसे आपको बता दूं, सोडियम बाई सल्फाइड से जब एडिशन प्रोडक्ट बनता है तो स्टेरिक क्राउडिंग बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, स्टेरिक रेजोनेंस भी है उसके अंदर, और बड़ा लार्जर साइज है, इसलिए वो रिएक्शन नहीं देते। तो ये आपके पास में थी किसकी, ग्लूकोज की। ठीक उसी तरह से फ्रक्टोज की भी समझ लो। देखो फ्रक्टोज में भी थोड़ा सा अंतर है, यहीं पर उसके भी दो स्ट्रक्चर सुन लो, क्योंकि डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड पढ़ने के से लिए पहले आपको इन दोनों की ये हावर्थ प्रोजेक्शन या साइक्लिक स्ट्रक्चर आनी बहुत जरूरी है। इन दोनों की स्ट्रक्चर्स आनी जरूरी है। तो अब फ्रक्टोज के बारे में समझाऊं, देखो फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर ही बस अंतर है, बाकी थर्ड से सेम है ये। देखो इधर, थर्ड पे कहते हैं ये सेम, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वगैरह। ठीक है, सिक्स पे तो खैर अरेंजमेंट में डिफरेंस ही नहीं आएगा, क्योंकि कायरल सेंटर ही नहीं है। बाकी बाकी सेम। ठीक है, तो देखो इधर, ये फ्रक्टोज में अंतर बता देता हूँ। फ्रक्टोज में ये है आपके पास में कीटोनिक ग्रुप, और ये है एल्कोहलिक ग्रुप, बस इतना। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में अंतर है। देखो ये तो है साहब फ्रक्टोज। नाम बताऊं इसका, क्या नाम है? कैपिटल D लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं होकर लीवो रोटेटरी है, यानी प्लेनो पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, इसलिए नेगेटिव साइन लिखूंगा। और क्या नाम है इसका, फ्रक्टोज। लो तो आप इसमें भी वही इसी तरह की लिमिटेशंस रहेंगी। तो इसकी लिमिटेशंस को एक्सप्लेन कर, यानी ये भी म्यूटर रोटेशन शो करती है, वही इसके अंदर हेमी कीटल रिंग है। उसमें कौन सी थी, हेमी एसिटल, और इसको क्या बोलेंगे, हेमी कीटल। इसमें 5 मेंबर रिंग बनती है। देखो कैसे बनती है आपको समझाता हूँ। उसी फिफ्थ नंबर के कार्बन के OH को इस पाई बॉन्ड जो O है ना, यहाँ पर जोड़ो, एल्कोहल और कार्बोनिल कंपाउंडों की रिएक्शन से, एक एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन से हेमी एसिटल या कीटल बनते हैं। तो इसको मैं बोलूंगा हेमी कीटल। देखो इस पाई बॉन्ड को खोलूंगा तो इस पे तो जुड़ेगा ये H, और O जुड़ेगा इस कार्बन पे। फिर मैं दो लिख सकता हूं। मैं हो सकता है एक तो OH को राइट हैंड साइड में लिखूं, जिस पर ये CH2OH तो जुड़ ही रहा है, देखो उधर। बाकी को ऐसा ही लिखा रहने दो। इस कार्बन पर क्या है, ये OH है, सॉरी ये H, इधर OH। बाकी ओरिएंटेशन सेम लिखा रहने दो, ये भी OH है, ये H। और इधर क्या है, इस फिफ्थ कार्बन पर ये O तो चला गया साहब, ये न्यूक्लियोफाइल था, इसलिए इस कार्बन के संग देखो। और ये जो आपके पास में CH2OH है, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो। ठीक है। अच्छा, अब आपको ध्यान होगा, ये फ्यूरेन, फ्यूरेन एक एरोमेटिक स्पीसीज है जो 5 मेंबर रिंग होती है ऐसे, जिसमें 4 कार्बन रहे ऑक्सीजन। तो ये फ्यूरेन जैसी स्ट्रक्चर है, तो इनको बोलते हैं फ्यूरेनोस। ठीक है, तो देखो फिर इसका जब हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाया जाएगा तो उसी तरह से हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाया जाएगा। तो इस कार्बन को देखो, जहां ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये नंबर यहां से शुरू करना, नंबर 1 ये था, ये 2 है, तो ये 1 और ये 2।
टू पर ओ एच कैसा है यहाँ पर राइट हैंड साइड में, तो लिखो साहब नीचे, और सी एच टू ओ एच को लिखिए आप ऊपर। इसी तरह से थर्ड पर एच, ओ एच, ओ एच, एच, ठीक उसी तरह से फोर्थ पर एच, और ऊपर लिख दिया करो सी एच टू ओ एच। ये सी एच टू ओ एच क्या है, एच बॉन्डिंग बना लेता है आगे, हालांकि ओरिएंटेशन में नहीं है। तो आप इसको अब क्या बोलेंगे, कौन सी फॉर्म बोलेंगे, एल्फा। ध्यान से सुनो, एल्फा। कैपिटल डी लिखना ही है आपको, माइनस ये है ही क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, समझ गए। और क्या बोलेंगे आप इसको, किसके जैसी थी, फ्यूरेन के जैसी, इसलिए बोलना फ्रक्टो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। फ्रक्टोज की है ये, फ्रक्टो फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। लो साहब, ये किस कौन सी हो गई, एल्फा। ऐसे ही इसकी बीटा फॉर्म लिख लेना। बीटा फॉर्म में भी क्या करोगे, बस अंतर इतना ही होगा कि बीटा फॉर्म में ये ओ एच इधर लेफ्ट में आ जाएगा और सी एच टू एच राइट में, यानी इस फर्स्ट कार्बन पर। इसका मतलब जब फर्स्ट कार्बन, न्यूली फॉर्म्ड फर्स्ट कार्बन, न्यूली फॉर्म्ड कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन जब एक कायरल होता है तो क्या कहते हैं आप उसको, एनोमेरिक कार्बन। बस इसी पे डिफरेंस रहेगा सेकंड कार्बन पे, समझ गए। तो ये आपके पास में थी मोनोसेकेराइड्स। अब आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे डाइसेकेराइड, ध्यान से क्या पढ़ेंगे आप, डाइसेकेराइड्स को देखो, ध्यान से देखो। अब आप सबसे पहला, अब आपको इनकी फॉर्म याद करनी पड़ेगी कि हाइड्रोलाइसिस से क्या बना। तो देखो आपको डाइसेकेराइड समझाता हूं। सबसे पहले डाइसेकेराइड्स में बात कर रहा हूं मैं आपसे माल्टोज की। किसकी बात कर रहा हूं, माल्टोज की। फॉर्मूला बोलो, वही था C12H22O11। इसका कराइए हाइड्रोलाइसिस, बताओ क्या बना था, बोले ग्लूकोज। अब आपको एक्चुअल पॉइंट याद करने कौन सी ग्लूकोज, तो इसके अंदर बनती है एल्फा डी ग्लूकोज। दोनों फॉर्मूले कौन किसके बनते हैं, दो यूनिट एल्फा डी ग्लूकोज की, एक और दूसरी भी यही थी, एल्फा डी ग्लूकोज, दोनों मॉलिक्यूल सेम, इसलिए कैसी थी ये, रिड्यूसिंग। अब एल्फा डी ग्लूकोज की आपने जो अभी स्ट्रक्चर लिखी है ना, सुनो देख ध्यान से, ध्यान से सुनो। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अब आपको समझ बैठेगी, ध्यान से इधर देखो। ये आपके पास में एल्फा डी ग्लूकोज जो अभी लिखी थी ना आपने, हावर्थ प्रोजेक्शन, वो दिखाता हूँ। एल्फा पर ये ओ एच राइट, राइट हैंड साइड में था इसलिए डाउनवर्ड लिखा मैंने, ठीक है, ऐसे थी ये। क्या नाम था इसका, एल्फा डी ग्लूकोज फर्स्ट। ये कार्बन वन है, इसी तरह से दूसरी यूनिट भी लिख लो आप इसकी। अब ये जब दो जुड़ेंगे ना तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी। अब कौन से कार्बन से निकलेगा वो देखना आप ध्यान से, फर्स्ट को ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको भी लिखा रहने दो। ये फोर्थ वाले को देखो, ये कार्बन फोर्थ है, देखो एक बार ध्यान से, ये कार्बन फोर्थ है, इस पर ये ओ एच ग्रुप पर ये एच, ठीक है, बाकी सबको सेम रहने देना। तो ये जो कार्बन पर लगा हुआ है ओ एच नंबर वन पे एक यूनिट के संग, और दूसरी यूनिट में कार्बन फोर पर लगा जो ओ एच है, इन दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और ये बनती है साहब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बनती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये वाली इससे जुड़े होते हैं। एल्फा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एल्फा लिंक। ये ऐसे पूछे जाते हैं कि एल्फा लिंक है या बीटा, तो चेक कर लेना कौन सी कार्बोहाइड्रेट थी, बोले एल्फा थी तो बोलना एल्फा लिंक। और वैसे क्या कहते हैं इसको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किससे बॉन्ड होती हैं दोनों, क्या बनी थी, एल्फा डी ग्लूकोज। ये एक्चुअल आपको लर्न करना है, अब आपको बता देता हूं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई साहब आपके पास में माल्टोज के बारे में। दूसरा डाइसेकेराइड, दूसरा था आपके पास में डाइसेकेराइड लैक्टोज, जो मिल्क शुगर में मिलता है, लैक्टोज, लैक्टोज। इसका हाइड्रो फॉर्मूला यही है, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बताओ क्या बनेगी। एक तो मिलते हैं, देखो अब आप एक्चुअल यूनिट देखो, दोनों बीटा मिलेंगी, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। और दूसरी क्या मिलेगी, बीटा डी गैलेक्टोज। अब एक बात तो बताओ, इस बीटा ग्लूकोज में और इसमें क्या डिफरेंस था। तो पहली लाइन तो आपको समझा देता हूं, सपोज ये मैंने पहली लिखी, बीटा डी ग्लूकोज लिखी हुई है, बीटा डी ग्लूकोज, इसका तो एक्चुअल में फोर्थ कार्बन आएगा, और इसका गैलेक्टोज का आएगा फर्स्ट। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, ये है आपके पास में बीटा डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। और दूसरी यूनिट क्या है, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अब बीटा में तो आपको पता है ना क्या अंतर था, अल्फा बीटा में केवल फर्स्ट कार्बन पर अरेंजमेंट में अंतर था। अल्फा में ये नीचे आ रहा था यहाँ पर ओ एच, बीटा में क्या लिख देना ऊपर, और कोई डिफरेंस नहीं था, आपको बता देता हूं। लो चेक कर लो आप, ये लो, ये एच और ये क्या लिखा हुआ था, सी एच टू एच। ये तो यूनिट कौन सी है, बीटा डी ग्लूकोज।
अच्छा, अब बीटा गैलेक्टोज, पहले तो गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में डिफरेंस बताओ। बोले साहब फोर्थ नंबर पे कार्बन में अरेंजमेंट में डिफरेंस है, बाकी सेम। तो अब जो बीटा डी ग्लूकोज लिखोगे तो फोर्थ नंबर पे देखो, ऐसे सिक्स मेंबर रिंग बनेगी, इस ये फोर्थ नंबर है, ये फोर्थ। इस पर अरेंजमेंट में अंतर दिखाओ, इसको दिखा दो, आप कहते हैं ऊपर, और ये लिखो नीचे। और बीटा फॉर्म है तो बीटा फॉर्म में ये OH कैसे रहेगा, ऊपर। लो, बाकी अरेंजमेंट बाकी सेम रहेगा। अब देखो, जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी तो ये कौन सी थी, बीटा, ध्यान रखना बीटा लिंक बोलेंगे। और ये भी कौन सी है, बीटा, तो इसको बोलेंगे बीटा लिंक। और इस OH में से एक वाटर बाहर निकालो, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे जुड़ेगी ये। लो साहब, ये लो, ये है बीटा लिंक। और क्या बोलेंगे वैसे इसको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो कार्बन इसका, गैलेक्टोज का कौन सा कार्बन आया, फर्स्ट, और ग्लूकोज का कौन सा आया, फोर्थ। एंड हेंस इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि एक बच गया आपके पास। क्लियर हो गई, बढ़िया। ठीक है, दूसरा देखो, तीसरी आपके पास में थी, तीसरी डाइसेकेराइड थी सुक्रोज। तीसरी थी डाइसेकेराइड सुक्रोज। उसका हाइड्रोलाइसिस बताओ क्या मिलता है। उसके हाइड्रोलाइसिस से एक यूनिट तो मिलती है ग्लूकोज की। अब कौन सा था वो ग्लूकोज, वो आपको ध्यान रखना है। वो था आपके पास में एल्फा डी ग्लूकोज। और दूसरा मिलता है फ्रक्टोज, वो कौन सी फॉर्म में था, बीटा में। अब रुकना, मैं अभी दिखाता हूं आपको। जब आप इसकी बात करोगे सुक्रोज की, तो उससे एक तो क्या बनता है, एल्फा डी ग्लूकोज। यही लिख दो, अभी जो स्ट्रक्चर बना रखे ये लोग, कई बार बना दिया आपने। ये था, अब एल्फा डी ग्लूकोज है, और घर पे एक बार बनाने की कोशिश करना। ये लो, ये एल्फा डी ग्लूकोज, बाकी सबको सेम लिख देना। ठीक है, और ये तो है एल्फा डी ग्लूकोज, एक यूनिट तो। और दूसरी यूनिट थी आपके पास में बीटा डी फ्रक्टोज। इसीलिए तो मैंने बोला था इनवर्ट शुगर, क्योंकि ये आपको पता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये लीवो रोटेटरी। ओवरऑल एंगल ऑफ रोटेशन कैसा हो जाता है कंप्लीट रिएक्शन के बाद में, लीवो। ठीक है, अब वो बीटा की फॉर्म लिखोगे तो मैं आपको एक बात और समझा देता हूं, एक बात और समझा देता हूं। जब आपको किसी मॉलिक्यूल को, जैसे बीटा फॉर्म आपने ऐसे लिख रखी थी, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है ना, बीटा फॉर्म आपने ऐसे लिख रखी थी, यहाँ पर लिख रखा था OH, और यहाँ लिखा हुआ था CH2H। और इस तरह के जो बॉन्ड थे, ये तो बाकी सेम बॉन्ड थे, आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर OH था, इधर तीसरे नंबर पर H था, इधर आपके पास में OH था, H था, ऐसे। और यहाँ पर क्या था आपके पास में, H था, और ये CH2OH था। ये कौन सी फॉर्म थी पता है, बीटा डी फ्रक्टोज की फॉर्म थी। जब मैं इसको, इसमें जो बॉन्डिंग होगी ना, मैं आपको समझा दूं, इसमें जो बीटा डी फ्रक्टोज है, इसका तो सेकंड कार्बन आएगा। इसका तो कौन सा, ग्लाइकोसिडिक में सेकंड कार्बन। और इस एल्फा वाले का आएगा कार्बन 1, यहां बनेगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये सेकंड कार्बन, ये नंबर 1 2। तो मैं जब इसको रिवर्स करके लिखूंगा ना, तो सारे ग्रुप्स को एक साथ रिवर्स कर दिया करो, जिससे मॉलिक्यूल सेम आएगा। तो मैं कर रहा हूं देखो, जब मैं इसको सभी ग्रुप्स को एक साथ रिवर्स कर दिया करो, तो मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं पड़ता ओरिएंटेशन में। तो ऐसे आएगा देखो, ये कार्बन 2 यहाँ लिख रहा हूं, ये कार्बन 2 है, तो CH2OH तो चला जाएगा ऊपर, सबको उल्टा कर दो आप तो ऐसे। ये कार्बन 3, OH को कर दो ऊपर, H को कर दो नीचे। ये कार्बन 4, सबको कर दो ऊपर, आएगा H, और ये क्या आएगा OH। इसी तरह से इस पे भी ऊपर H, और यहाँ क्या लिख देना, CH2OH। अब जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इस एल्फा डी ग्लूकोज का तो कार्बन फर्स्ट, और बीटा डी फ्रक्टोज का, बीटा डी का सेकंड, इन दोनों के बीच में ऐसे बन जाएगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एनएस कैसी हो जाएगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये सब डाइसेकेराइड है स्ट्रक्चर, और ये बहुत अच्छी तरह से आप देखो इनको, समझ गए। डाइसेकेराइड सुक्रोज वगैरह पूछते रहते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे देखो ऐसे बहुत से क्वेश्चन सुक्रोज वगैरह के, जैसे ये एल्फा डी ग्लूकोज था ऐसे, है OH, OH, इधर OH इधर H, और CH2H। तो एक बार ऐसे ही कहीं क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ साहब इसके अंदर कितने प्राइमरी अल्कोहल है, कितने सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल देखो, एक तो ये रहा प्राइमरी अल्कोहल, एक ये रहा देखो प्राइमरी अल्कोहल, और एक ये रहा प्राइमरी अल्कोहल, बाकी सेकेंडरी देखो, एक ये रहा सेकेंडरी अल्कोहल 2, और ये 3, ये 4, और ये 5। समझ गए, सेकेंडरी अल्कोहल कितने, 5। तो इन स्ट्रक्चरों को थोड़ा ध्यान से देख लो आप, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं डाइसेकेराइड से, ठीक। और लिंक के बारे में बात करें तो, लिंक के बारे में बात करें तो क्या बोलोगे कि जो ग्लूकोज है फर्स्ट वाला कार्बन, ये तो कौन सा था, एल्फा, और इसका कौन सा था, बीटा। ये तो एल्फा कार्बन था, ध्यान से देखो, एल्फा डी ग्लूकोज था, ये बीटा। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो ये डाइसेकेराइड। अब आपको पॉलीसेकेराइड के बारे में समझा देता हूं, देखो पॉलीसेकेराइड्स में ध्यान से देखिए। सबसे पहले पॉलीसेकेराइड में बात करता हूं स्टार्च की। सबसे पहले स्टार्च, फॉर्मूला बताएं साहब स्टार्च का। बोले साहब C6 पॉलीमर है, H10O5, ऐसे N यूनिट जुड़ी होती हैं।
और जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, वैसे एसिडिक मीडियम में जल्दी हो जाता है, आपको समझा देता हूँ। उसका रीजन क्या है कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ना, वो एल्कोहल से तो बनी है, तो जल्दी से खुल जाता है प्रोटोनेटेड होके। तो इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज मिलती है। अब पर्टिकुलरली आपको याद रखने की कौन सी ग्लूकोज, तो ये एल्फा डी ग्लूकोज है। कौन सी है ये? एल्फा डी ग्लूकोज है साहब। ये इसके हाइड्रोलिसिस से जो यूनिट मिलती है, एन यूनिट, वो एल्फा डी ग्लूकोज की है। अब इसकी स्ट्रक्चर में ये जो स्टार्च है, इसकी स्ट्रक्चर, ये स्टार्च है, कहाँ मिलती है वैसे ये फूड स्टोरेज मटेरियल है प्लांट के अंदर, ठीक है। इसमें दो तरह की यूनिट मिलती है, ये दो पार्ट में होता है। एक तो होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एक तो एमाइलोज और एक फॉर्म होती है एमाइलोपेक्टिन। अब सुनो इनके बारे में क्या डिफरेंस है। एमाइलोज बाई वेट 15 से और 20% तक होता है। ये 80 से 85% तक होता है। ये वाटर सॉल्युबल है। ये क्या है? वाटर सॉल्युबल। ये कहता होता है वाटर इनसॉल्युबल। तो अब आप समझ गए होंगे, यानी जो फूड स्टोरेज होगा ना प्लांट में, वो इनसॉल्युबल एमाइलोपेक्टिन की फॉर्म में होगा। जो सॉल्युबल है वो तो डिजोल्व हो जाता है, इसलिए वाटर सॉल्युबल पार्ट स्टोरेज के काम नहीं आता, इनसॉल्युबल आता है एमाइलोपेक्टिन। दूसरी बात, ये अनब्रांच्ड पॉलीमर है। कहता है अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड है जिसके अंदर C1OC4 लिंकेज मिलती है, अल्फा लिंक है। कैसी है? अल्फा लिंक, क्योंकि अल्फा ही तो बन रही है ये। अल्फा लिंक है जिसके अंदर C1 से और C4 के बीच में मिलेंगी। और पूरी में लगभग 200 से 1000 यूनिट तक के मोनोसेकेराइड या अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ी होती है अनब्रांच्ड। स्ट्रक्चर अच्छा, इसकी भी एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इसके अंदर मेन ब्रांच, मेन जो चेन होगी ना, प्रिंसिपल चेन, वो तो यही रहेगी, ध्यान से सुन लो। प्रिंसिपल चेन तो यही चलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन इसमें क्या है, ब्रांच निकली रहती है किससे? इसका कार्बन 6 और कार्बन 1 से, ऐसे। ये कार्बन 6 अभी दिखाता हूं, और दूसरे मॉलिक्यूल की 1 से। तो ऐसे ये क्या है, एक ब्रांच्ड पॉलीमर है। वापस तीन बात, एमाइलोज कैसा है? 15 to 20%। एमाइलोपेक्टिन 80 to 85%। ये क्या है? वाटर सॉल्युबल। ये क्या है? वाटर इनसॉल्युबल। ये कैसा है? अनब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर है जिसके अंदर C1OC4 अल्फा लिंक मिलती है, जब 200 से कितने तक? 1000 तक। इसी तरह से ही इसका 4 to 5 टाइम्स जुड़ेंगे आपके पास में ये कंपाउंड, समझ गए? जिसके अंदर मेन चेन तो यही रहेगी, और फिर साइड चेन निकलेगी इसकी कार्बन 6 और अदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के फर्स्ट से। तो आपको दिखाता हूं एमाइलोज की स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं एमाइलोज की स्ट्रक्चर। कुछ नहीं था, बिल्कुल स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनाओ एल्फा डी वाले का। देखो ये था आपके पास में, ये था एल्फा डी ग्लूकोज। ये रहा, एक मॉलिक्यूल लिख के दिखाता हूं, देखिए। यहाँ जुड़ रहा था H, और यहाँ पर क्या जुड़ा था? CH2OH, एक मॉलिक्यूल। इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल देखो, ऐसे जोड़ रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखो। जिससे क्या है कि एक चेन आइसो पॉलीमर बन जाएगा, ऐसे ऐसे। ये OH, ये H, बाकी सबको ऐसे ही लिख दो, HOH। कायरल सेंटर पे कार्बनों को ऐसे ही दिखाओ, OH, H, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? H, और ये क्या है? CH2OH, दो मॉलिक्यूल। इसी तरह से एक तीसरा और दिखा दो, जिससे आपको पूरी बात समझ बैठ जाएगी। ये तीसरा मॉलिक्यूल, बहुत से मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, 200 से कितने तक? 1000 यूनिट तक जुड़ी रहती हैं। इसी तरह OH, H, देखो सेम मॉलिक्यूल लिखो। अब सुनना आप ध्यान से, ये साहब CH2OH। तो जो एमाइलोज है उसके अंदर ये भी अल्फा था, आपको पता है अल्फा डी ग्लूकोज था, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, और ये सब के सब एक जैसी यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो इस अल्फा डी ग्लूकोज में कार्बन 1 और ये कार्बन कौन सा था? 4। इनके बीच में बनेगी आपके पास में अल्फा लिंक। ये ग्लाइकोसिडिक लिंक है जिससे जुड़ती चली जाएंगे, क्या बोलेंगे आप इसको? अल्फा लिंक, ऐसे। इसी तरह से ये 1 और ये 4, ऐसे ऐसे बहुत सी यूनिट जोड़ते जाना आप, तो ऐसे ही। लो, इनको भी फ्री छोड़ दो, ऐसे बन जाएगा साहब आपके पास में ये पॉलीमर। क्या नाम था इसका? एमाइलोज। अब एमाइलोपेक्टिन में देखो क्या होता है, मैं आपको उस एमाइलोपेक्टिन की भी समझा दूं। उसके अंदर ब्रांच निकलेंगी, अब नंबर डालेंगे, नंबर 1 2 3 4 5। ये फाइबर, ये कार्बन है 6। अब दूसरा मॉलिक्यूल देखो इधर, इधर देखो, इधर ग्लूकोज का एक और मॉलिक्यूल, इसी तरह से अल्फा डी ग्लूकोज, ये ऐसे ही देखो इधर। ये कार्बन जो OH था ना, इस पर ये OH नीचे की ओर था, और ये कार्बन 1। अब इसका OH और इस 6 का, ये कार्बन 1 का OH और इस 6 से यहां पर बनेगी वो अल्फा लिंक। किसमें? एमाइलोपेक्टिन में।
ये भी अल्फा लिंक ही बोलूंगा मैं, क्योंकि ये भी तो अल्फा ग्लूकोज ही है, और ये भी कंस में बनी 1 में और 6 में। इसी तरह देखो यहाँ पे दिखाऊं, और ऐसे ही ये आपके पास में 6 कार्बन है, तो इसका OH, और यहाँ पर जो कार्बन फर्स्ट थी आपके पास में इस अल्फा डी ग्लूकोज की, उसका ये फर्स्ट, लो जी ऐसे ऐसे बना देंगे आप। तो इस एमाइलोपेक्टिन में कैसे हो जाती है, ब्रांच हो जाती है, मेन चेन तो यही चलती है, और ऐसे ब्रांचिंग होती रहती है। ठीक, ये स्ट्रक्चर थी आपके पास में एमाइलो स्टार्च की। दूसरा बताता हूँ, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी क्या है, फूड स्टोरेज मटेरियल है। किसमें मिलता है ये, पर्टिकुलरली प्लांट्स में, या कुछ बैक्टीरिया इस तरह से मिलता है उनमें अंदर, ठीक है ना। प्लांट्स में स्टोरेज फूड मटेरियल है ग्लाइकोजन। इसमें भी इसकी स्ट्रक्चर मेनली एमाइलोपेक्टिन के जैसी होती है। किसके जैसी होती है, एमाइलोपेक्टिन के जैसी। लेकिन अंतर ये कि हाईली ब्रांच्ड होता है। जैसे यहां पर मैंने ब्रांच निकाली फिर छोड़ दिया, ये कहता है हाईली ब्रांच्ड, स्ट्रक्चर सेम, स्ट्रक्चर सेम एमाइलोपेक्टिन के जैसी, लेकिन कहता है ये हाईली ब्रांच्ड, और ब्रांचिंग वही होंगी। ठीक है, 6 से और किस पर, 1 पे, अल्फा लिंक की होंगी। ठीक, तो ये आपके पास में क्या था, एमाइलो ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर किसकी जैसी है, एमाइलोपेक्टिन के जैसी। इसी तरह से एक सेलुलोज को और देखो, एक और देखो आप, सेलुलोज। सेलुलोज का फॉर्मूला भी यही था, C6H, पॉलीमर ही तो है ये, पॉलीसेकेराइड है। एन मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं, जब वाटर से हाइड्रोलाइसिस कराओगे एसिडिक मीडियम में जल्दी हो जाता है, क्योंकि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसके अंदर जो यूनिट बनती है वो बनती है बीटा डी ग्लूकोज। बाकी सभी ग्लूकोज थी, लेकिन कौन सी पर्टिकुलरली, बीटा डी ग्लूकोज। ये भी अनब्रांच्ड, ध्यान से सुनो मेरी लाइन, ये भी कहता है अनब्रांच्ड यानी स्ट्रेट चेन। ये भी अनब्रांच्ड पॉलीमर है, पॉलीमर जिसमें बीटा लिंक से जुड़ी होती हैं यूनिट। और यूनिट कैसे जुड़ती हैं, C1 से और C4। देखो ऐसे, अब देखो एक यूनिट दिखाता हूं बीटा वाली, देखिए इधर, अनब्रांच्ड है, बीटा लिंक है। बीटा किससे जुड़ी होती है, लिंकेज होती है, ध्यान से सुन लो, C1 से C4। जैसे बीटा फॉर्म अभी लिखी थी मैंने, देखो एल्फा लिखी थी ना, आप बीटा लिख लो, अंतर बस केवल कार्बन फर्स्ट पे ही तो करोगे। एल्फा में ये OH नीचे था, बीटा में इसको ऊपर लिख देना, इतना अंतर था। देखो इधर, बाकी ये C4 है इस तरह से, ये C4 में ये OH था और H था, बाकी से ये 1। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट की एक थी। अब जब दूसरी यूनिट लिखूंगा ना, देखो इधर, या तो आप बीटा फॉर्म को आगे लिख दो फोर्थ वाले को, या फिर ऐसे लिख सकते हो। देखो एक और लिखी मैंने इधर, देखो देखो, ये OH को ऊपर लिखना क्योंकि बीटा फॉर्म है ये। और ये कार्बन कौन सा था, फोर्थ, ये कार्बन कौन था, फोर्थ, इस पर रहते। तो ये 1 थे और फोर्थ से वाटर ऐसे बाहर निकलेगा, देखो ये 1 कार्बन था और ये कौन था, कार्बन 4। इस तरह से वाटर बाहर निकलेगा और ऐसे जुड़ती चली जाएंगी। क्या बोलेंगे आप इसको, बीटा लिंक। ये जो अल्फा लिंक या बीटा लिंक है, किसके बेस पे बोली जाती है, जो मोनोमेरिक यूनिट है, मोनोसेक्राइड है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये फिर कार्बन 1, फिर इसी तरह से मैं जैसे यहाँ लिखता तो कार्बन 4 लिख लेता, देखो ऐसे ही बीटा वाला। बीटा में OH को ऊपर लिखूंगा मैं इस तरह से ऐसे, और इसमें फिर ये 4 और ये 1 था ही, फिर ये अल्फा लिंक हो बीटा लिंक, ये 4 थे, ये फिर क्या हो गई आपके पास में, बीटा लिंक। ये सब आपके पास में होती है सेलुलोज। कहाँ मिलता है वैसे सेलुलोज, ये प्लांट सेल वॉल में मिलता है आपके पास में। तो ये पॉलीसेकेराइड हो गए। अब देखो 2-3 यूनिट और छोटी छोटी बातें हो रही हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, वो मैं आपको समझा देता हूँ। 2-3 यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो समझा देता हूँ। जैसे एक पॉइंट आया था अभी थोड़ी देर पहले, म्यूटा रोटेशन। एक पॉइंट था म्यूटा रोटेशन। अब सुनो पहले इसको, ध्यान से सुनिए। कोई कार्बोहाइड्रेट्स जिसका एंगल ऑफ रोटेशन टाइम के साथ चेंज होता हो उनको कहते हैं म्यूटा रोटेटर, और इस फिनोमिना को कहते हैं म्यूटा रोटेशन। जैसे अभी आपने देखा, एल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज आपस में कैसी थी, म्यूटा रोटेशन शो करती थी। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। बोले एग्जाम्पल, अब आपको एक ही लाइन में बता देता हूं। ऑल रिड्यूसिंग शुगर, ध्यान से सुनो, ऑल रिड्यूसिंग शुगर, जो भी थी रिड्यूसिंग शुगर आर म्यूटा रोटेटर। अब मैं पूछूं रिड्यूसिंग शुगर मैंने क्या एग्जांपल दिए, बोले ऑल मोनोसेकेराइड याद करो, ऑल मोनोसेकेराइड याद कीजिए। ऑल मोनोसेकेराइड, एक तो ये रिड्यूसिंग शुगर में, और क्या दिया था, और क्या लिखे थे, एल्फा हाइड्रोक्सी, जिसमें कीटोन भी आते हैं ध्यान रखना। और डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड में ये थे जिनके अंदर एटलीस्ट 1 कार्बोनिल ग्रुप में भी एल्डिहाइड और कीटोन वो फ्री हो, लिंकेज में पार्टिसिपेट नहीं करता हो, वो सब रिड्यूसिंग शुगर थे। तो म्यूटा रोटेशन कौन शो करते हैं, ऑल रिड्यूसिंग शुगर सो म्यूटा रोटेशन। लाइकेज माल्टोज भी करता है, लाइकेज लैक्टोज भी करता है, लेकिन सुक्रोज नहीं करता। ग्लूकोज भी करता है, फ्रक्टोज भी करता है, मेनोज भी करता है, गैलेक्टोज भी करता है। इस तरह से एक पॉइंट और सुनो, एक पॉइंट और सुनो, ओसाजोन फॉर्मेशन, उसको भी छोटा सा है पॉइंट, सुन लीजिए। ओसाजोन, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये कोई आपके पास में मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड,
जब इस मोनोसेकेराइड की रिएक्शन कराते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन से, फॉर्मूला याद होगा, अपन ने कार्बोनिल कंपाउंडों की रिएक्शन पढ़ाई थी। फिनाइल हाइड्रोजीन के एक्सिस में जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर व्हाइट क्रिस्टल्स बनते हैं। क्या बनते हैं यहाँ पर? व्हाइट क्रिस्टल्स, उनको कहते हैं ओसाजोन। ठीक है। अच्छा, इस एक मॉलिक्यूल मोनोसेकेराइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। इसका एक मॉलिक्यूल और इसके कितने? तीन मॉलिक्यूल। उन तीन मॉलिक्यूल में से एक तो अमोनिया और एक एनिलीन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और बाकी दो जुड़ जाते हैं इसके संग। ठीक है। इसलिए ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कार्बन 1 और 2 के अलावा, इस पे तो डिफरेंस हो क्योंकि 1 और 2 ही काम में आते हैं, इसमें 2 के अलावा ओरिएंटेशन सेम हो, सेम टाइप के ओसाजोन बनाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ ग्लूकोज के ओसाजोन। देखो इधर, ये थी आपके पास में ग्लूकोज, बाकी आप इसको सेम। ठीक है। जब आप फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड कीटोन में, याद करो, तो इस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्लस इलिमिनेशन का एग्जांपल है। ऐसे आपके पास में फिनाइल हाइड्रोजन बन जाते हैं। देखिए इधर, बाकी सभी कार्बन में नहीं दिखाएं, इस तरह से क्या कहते हैं आप इसको? फिनाइल हाइड्रोजीन, जीन की जगह फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है। और ये एक बाकी ऐसे रहने देना, एक मॉलिक्यूल काम आ गया, एक ऐसे वाटर। अब जब आप सेकंड मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराएंगे तो इसका क्या है? ऑक्सीडेशन होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। सेकंड मॉलिक्यूल से जब रिएक्शन कराएंगे तो इस कार्बोहाइड्रेट्स का जो फिनाइल हाइड्रोजन बन गया, इसका ऑक्सीडेशन होगा और सेकंड कार्बन से दो हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, जिसमें जिसमें से हाइड्रोजन के रिमूवल को कहते हैं आप ऑक्सीडेशन। एक तो बाहर निकल जाएगी एनिलीन, देखो दो हाइड्रोजन निकालना, एक तो एनिलीन और एक क्या बाहर निकल जाएगा? अमोनिया। और ये कार्बन भी ऑक्सीडाइज होकर सीओ में बदल जाएगा। देखो इधर एन, और ये आपने ऑक्सीजन लिख दिया, और ये डबल बॉन्ड ओ में, बाकी सबको सेम। अब एक मॉलिक्यूल की और रिएक्शन जब पर जरूरत पड़ती है, जब एक मॉलिक्यूल और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो फिर वापस वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्लस इलिमिनेशन होगी, ठीक उसके जैसी, जैसे आप कार्बोनिल में करते हो। तो ये ओसाजोन बनता है। व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, इनको अपन क्या कहते हैं? ओसाजोन कहते हैं। देखो ऐसे, फिनाइल और बाकी से। तो कौन बनाते हैं ओसाजोन? सभी मोनोसेकेराइड बनाते हैं। एक मॉलिक्यूल के लिए कितने फिनाइल हाइड्रोजन की जरूरत होती है? तीन की, जिसमें एक किस फॉर्म में निकल जाता है? एनिलीन, और अमोनिया के दो जुड़ जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या ऐसे मोनोसेकेराइड जिनमें फर्स्ट और सेकंड के अलावा, इनमें तो अंतर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ग्लूकोज का भी है, ग्लूकोज का ओसाजोन, मेनोज का ओसाजोन एक जैसा, इवन फ्रक्टोज का ओसाजोन एक जैसा बनता है। क्योंकि आपको पता है ना फ्रक्टोज में भी क्या है, फ्रक्टोज में पहले यहां से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। सुनो देखो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फ्रक्टोज में जैसे ये रहता है आपके पास में ये ओ एच और डबल बॉन्ड ओ, तो पहले इसकी रिएक्शन करा लेना, ये बन जाएगा आपके पास में, पहले पहले प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड। फिर उसके बाद में इस प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फिर किसके अंदर आ जाएगा? ये सीओ में, एल्डिहाइड में, फिर वापस। तो फिर कुल मिलाकर यही बनेगा, समझ गए? और एक स्टेप में वो बाहर निकल जाएगी एनिलीन, ये। तो देखो आपको बता दूं, मेनोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसे बनाते हैं? एक जैसे ऑक्सीजन बनाते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन 1 और 2 में ही तो डिफरेंस है, बाकी सेम है, इसलिए सिमिलर टाइप के ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझा दूं। देखो एल्कलाइन मीडियम में, डाइल्यूट NaOH के उसके अंदर ये तीनों आपको बता देता हूं आइसोमेरिक फॉर्म में मिलते हैं। एल्कलाइन मीडियम में जैसे मैंने लिख दिया एल्कलाइन NaOH या KOH, उसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज और मेनोज कैसे मिलते हैं आपस में? इक्विलिब्रियम स्टेट में। एल्कलाइन मीडियम में ये तीनों कहाँ मिलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का फर्स्ट लेक्चर था। अभी सेकंड लेक्चर और है, उसके अंदर भी इसके टेस्ट वगैरह वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और बातें इसके बारे में छोटी छोटी अगली क्लास में बात करते हैं। आप इनको देखते रहो। ठीक। ओके, बंद कर रहा हूँ।